Jai Jinendra all of you. Welcome to the 54th class of CA Inter Audit on our YouTube channel named CA Lavish Purvi. Subscribe the channel if not yet done and also press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर्स ऑफ फ्रॉड्स क्या होते हैं, डिटेक्शन कैसे करता है, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर कितनी रहती है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कितने तरीके के होते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड क्या होती है। अब अपन लोगों ने फ्रॉड के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब अपन लोग ऑडिटर इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट कैसे करेगा ये देखते हैं। तो लास्ट के दो टॉपिक्स हैं ऑडिट रिपोर्ट और अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। इसको अपन लोग इस क्लास में कवर करते हैं। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 5.22 पर आप लोग आ जाइए। इसमें एक बेसिक सा चार्ट दे रखा है कि फ्रॉड रिपोर्टिंग ऑडिटर को कैसे करनी है। अगर वो कंपनी के केस में है तो उसके ऊपर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 लगेगा और उसके साथ रूल नंबर 13 लगेगा। तो सबसे पहले इसमें दो बातें हैं। सबसे पहला, अगर फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट लेस देन ₹1 करोड़ है तो ये चीज़ें ऐसे रिपोर्ट करना है, और अगर फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ और अबव है तो ऑडिटर को ऐसे रिपोर्ट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ और अबव। अगर ऑडिटर को उस कंपनी में जिसकी वो ऑडिटर एंड ऑडिट कर रहा है उसके अंदर फ्रॉड मिलता है विच इन्वॉल्व्स एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ और अबव, तो ऑडिटर को उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। कैसे? सबसे पहला, उसके जैसे ही ऑडिटर को फ्रॉड मिलता है उसके 2 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट करना है बोर्ड को या फिर ऑडिट कमेटी को, एज द केस में भी। ठीक है, 2 डेज़ के अंदर अंदर ऑफ द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड। उसके बाद और उनसे ही पूछना है कि 45 डेज़ के अंदर आप लोग उनको रिप्लाई करो, मतलब ऑडिटर को रिप्लाई करो। बोर्ड कौन रिप्लाई करेगा? बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी। 45 डेज़ के अंदर अगर उनका रिप्लाई आ जाता है तो ऑडिटर को क्या करना है, वो जो रिपोर्ट थी ऑडिटर की प्लस जो उनका रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस आया है वो प्लस कमेंट्स जो उसके हैं रिगार्डिंग द एंटिटी कि क्यों फ्रॉड हुआ होगा या कुछ भी जो उसके एडवर्स या फिर नॉर्मल कमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। कितने दिन में? विद इन 15 डेज़ ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन। सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? 45 डेज़ के अंदर अपन लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टाइम दिया था कि आप 45 डेज़ में आप हमारे को दो। अगर उन्होंने 45 डेज़ के अंदर अंदर वो दे दिया है तो जिस दिन से उन लोगों ने हमारे को वो रिपोर्ट दी है उनके रिप्लाई ऑब्जर्वेशंस की, उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको रिपोर्ट कर देना है। अगर उन लोगों ने 45 डेज़ के अंदर अपना स्टिपुलेटेड टाइम जो था उनका उसके अंदर नहीं दिया तो हम लोग अपनी क्या करेंगे, जो हमारी रिपोर्ट थी फ्रॉड वाली वो प्लस नोट देंगे कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट फॉर विच फेल्ड टू रिसीव एनी रिप्लाई ऑब्जर्वेशंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग उनको दे देंगे कि हमारे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या फिर जो ऑडिट कमेटी थी उसने हमारे को इसका रिस्पांस नहीं दिया था तो हम आपको ये पूरी डिटेल्स दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कब रिपोर्टिंग होती है? जब हमारा 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हो। ठीक है, 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हो। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? जब फ्रॉड का अमाउंट जो है वो लेस देन 1 करोड़ रुपीज़ है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग वही जैसे 1 करोड़ से ज़्यादा वाले केस में करा था, रिपोर्ट करेंगे किसको? बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद तो तब जाते हैं जब 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट हो। यहाँ पर तो नॉर्मल सा केस है, 1 करोड़ से लेस है का फ्रॉड है तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे रिपोर्ट बोर्ड को या फिर ऑडिट कमेटी को, एज द केस में भी। उनका मतलब कब रिपोर्ट कब करेंगे? विद इन 2 डेज़ ऑफ द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड। जब ऑडिटर को 2 दिन के अंदर अंदर फ्रॉड के मालूम पड़ जाता है तो हमारे को रिपोर्ट करना है किसको? और बोर्ड को या फिर ऑडिट कमेटी को। अब उसके अंदर हम लोग क्या क्या रिपोर्ट करेंगे? पहला, नेचर ऑफ द फ्रॉड क्या है विद डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कितना इन्वॉल्व है फ्रॉड का, और पार्टीज़ कौन कौन इन्वॉल्व है फ्रॉड के अंदर। ये तीनों चीज़ें रिपोर्ट करके हमारी लायबिलिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अब बोर्ड की लायबिलिटी एक और आती है कि बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर उस चीज़ को डिस्क्लोज़ करना रहेगा। बोर्ड क्या क्या करेगा? डिस्क्लोज इन बोर्ड रिपोर्ट डिस्क्लोजर ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स। पहला पॉइंट, अब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें तो यही वाली कॉमन आ जाएंगी कि नेचर ऑफ द फ्रॉड क्या था डिस्क्रिप्शन के साथ, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कितना इन्वॉल्व था और पार्टीज इन्वॉल्व कितनी थी। अब उसके साथ एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, एक तो रेमेडियल एक्शन क्या टेकन किया है, लिया गया है या नहीं लिया गया है, और अगर लिया गया है तो क्या रेमेडियल एक्शन लिया गया है। यहाँ पर अपना ये पूरा रिपोर्टिंग वाला चीज़ खत्म होती है। यहाँ पर अब इंस्टीट्यूट ने अपन को पूरा डिटेल के अंदर ये पूरा पैराग्राफ्स के अंदर दे रखा है। इसको अपन लोग जल्दी जल्दी से सेक्शन के नाम के साथ और रूल्स के नाम के साथ कवर करते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है रिपोर्टिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर सबसेक्शन 12 और सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इफ़ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ये जो सेक्शन है सिर्फ कंपनीज के ऊपर लगता है क्योंकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन है, इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ऑडिटर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग सच अमाउंट और अमाउंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये प्रिस्क्राइब कहाँ पर होंगे? रूल्स के अंदर ये चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड हैं। इज बीइंग और हैज़ बीन कमिटेड इन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज
द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सब चीज़ें अपन लोगों ने टाइम लिमिट्स के साथ और अमाउंट के साथ डिटेल में देख रखी है नीचे चार्ट के अंदर, लेकिन अब ये लोग पूरा अपन को लॉ बता रहे हैं। तो अब ये एज में भी प्रिस्क्राइब्ड वाली जो चीज़ें हैं ये कहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड हैं? इन दिस रिगार्ड रूल नंबर 13 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। रूल 13 इन गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है किसका? कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 के अंदर। उसका सब रूल 1 रूल 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 का सब रूल 1 इसके बारे में बात करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग के बारे में। तो क्या बोलता है? सब रूल 1 ऑफ द सेड रूल्स states that if an auditor of a company in the course of the performance of his duties as statutory auditor has reason to believe that, उसके पास reason to believe होना चाहिए that an offense of fraud का offense हुआ है which involves or is expected to involve, या तो fraud हुआ है या फिर एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व, मतलब फ्रॉड तो हुआ है लेकिन ऑडिटर को लग रहा है कि या तो इसके अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है या फिर एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व है 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट इंडिविजुअली के अंदर। एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ और अबाउ इज बीइंग और हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑडिटर को जो मैटर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। अब वो कैसे रिपोर्ट करना है उसका ये पूरा मैनर है, ये आपको मैनर याद करना है, आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉड रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा। द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एज फॉलोज। अभी तो अपन ने सिर्फ ये देखा कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है, ऑडिटर को एक्सपेक्टेड है या फिर उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है अमाउंट, तो हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, लेकिन उसका मैनर क्या रहेगा वो यहाँ पर ये दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द बोर्ड और द ऑडिट कमिटी एज द केस में बी इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, सीकिंग देयर रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस विद इन 45 days। क्या हुआ इसका मतलब? हम लोग ऑडिटर जो है वो बोर्ड को या फिर ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट करेगा कि आप लोग जिस दिन उसको मालूम पड़ा फ्रॉड उसके 2 दिन के अंदर अंदर उसको बोर्ड या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना है और उनसे उसका रिप्लाई मांगना है कि जो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ ये आप लोगों को मालूम था या फिर आप लोग इसकी और डिटेल दो विद इन 45 days। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस द ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट एंड द रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस। जो ऑडिटर ने बोर्ड को रिपोर्ट दी थी वो फॉरवर्ड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद क्या? जो रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस बोर्ड या कमेटी से ऑडिटर को मिले हैं, अलॉन्ग विद दिस हिज कमेंट्स ऑन सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस ऑफ द बोर्ड और द कमेटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने दिन के अंदर? विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन। जब वो 45 days के अंदर अंदर ऑडिटर को दे देंगे तो जब से ऑडिटर को वो उनका बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी का रिप्लाई मिला है उसके 15 days के अंदर अंदर ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। क्या क्या चीज़ें? एक तो उसकी खुद की रिपोर्ट, एक बोर्ड या ऑडिट कमेटी के रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस, और क्या चीज़? उसके कमेंट्स। किसके ऊपर? रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। ये तो बात कब हो गई? जब बोर्ड या ऑडिट कमेटी ने ऑडिटर को रिप्लाई दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड या ऑडिट कमेटी 45 days के अंदर ऑडिटर को रिप्लाई नहीं दे, तो उसके अंदर ऑडिटर को क्या करना है? In case the auditor fails to get an reply or observation from the board or the audit committee within the stipulated period of 45 days, he shall forward his report to the central government along with a note containing the details of his report that was earlier forwarded to the board or the audit committee for which he has not received any reply or observations। तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली अपनी ऑडिट जो फ्रॉड वाली रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड कर देंगे और उसके साथ एक नोट लगा के दे देंगे कि हमने बोर्ड या ऑडिट कमेटी को एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करी थी लेकिन उन्होंने हमारे को कोई रिप्लाई नहीं दिया विद इन 45 days। अगला पॉइंट, द रिपोर्ट जो कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे शैल बी सेंट टू, सेंट्रल गवर्नमेंट का एड्रेस क्या रहेगा? सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। इन अ सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नोलेजमेंट ड्यू और बाय स्पीड पोस्ट फॉलोड बाय एन ईमेल इन कंफर्मेशन ऑफ द सेम। ठीक है, हम लोग स्पीड पोस्ट या फिर एक्नोलेजमेंट ड्यू वाली रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे सील्ड कवर के अंदर। किसको? सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, प्लस उसके साथ साथ हम लोग एक ईमेल भी कर देंगे इन कंफर्मेशन ऑफ द सेम। द रिपोर्ट शैल बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर कंटेनिंग पोस्टल एड्रेस, किसका? ऑडिटर का, ईमेल एड्रेस ऑडिटर का, एंड कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर ऑफ द ऑडिटर, एंड बी साइंड बाय द ऑडिटर विद हिज सील एंड शैल इंडिकेट हिज मेंबरशिप नंबर। ओके, और लास्ट के अंदर द रिपोर्ट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट एज स्पेसिफाइड इन फॉर्म नंबर ADT 4। ADT 4 के अंदर वो रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखना है कि कैसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग होती है, कितने अमाउंट से ज़्यादा की रिपोर्टिंग होती है, क्या टाइम लिमिट्स रहती हैं। जल्दी से अगर हम लोग इसको
इसको शॉर्ट में करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा का अपना फ्रॉड है तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे को फ्रॉड का बारे में मालूम पड़ता है 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग बोर्ड या ऑडिट कमेटी से पूछेंगे कि आप लोग 45 डेज़ के अंदर रिप्लाई दो। अगर 45 डेज़ के अंदर बोर्ड या ऑडिट कमेटी रिप्लाई दे देती है तो 15 डेज़ के अंदर अंदर जब से हमारे को रिप्लाई मिलता है, हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रिप्लाई देना है। अगर हमारे को रिप्लाई नहीं मिलता है तो भी हम लोग रिप्लाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे को बोर्ड ने रिप्लाई नहीं दिया है। हम लोग ये रिपोर्टिंग किसको करेंगे? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सील्ड कवर के अंदर रजिस्टर्ड पोर्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू, और उसके साथ एक ईमेल भी दे देंगे और ये ऑडिटर अपने लेटर हेड पर देगा और फॉर्म 84 के अंदर देगा। ठीक है, अब ये तो क्या केस हुआ जब फ्रॉड का अमाउंट एक्सपेक्टेड है या फिर फ्रॉड में इन्वॉल्व अमाउंट मोर देन ₹1 करोड़ है या फिर 1 करोड़ है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि लेस देन ₹1 करोड़ हो तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को तो रिपोर्टिंग नहीं जाएगी, रिपोर्टिंग इसको जाएगी सिर्फ रिपोर्टिंग टू द ऑडिट कमेटी और बोर्ड जाएगी। अब इसी के बारे में सेक्शन 143(12) बात करता है, सिर्फ इसका रूल चेंज हो जाएगा। फर्दर प्रिस्क्राइब्स दैट इन केस ऑफ अ फ्रॉड इन्वॉल्विंग lesser than the specified amount, that is less than ₹1 crore, the auditor shall report the matter to the audit committee constituted under section 177 or to the board in other cases within such time and in such manner as may be prescribed। अब ये कहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड होगा? रूल के अंदर। इन दिस रिगार्ड सब रूल 3, ऊपर क्या था? सब रूल 1 हो गया था अपना, अब यहाँ पर सब रूल 3 आ रहा है। ऑफ रूल 13 ऑफ द CAAR रूल्स स्टेट्स दैट इन केस ऑफ अ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर दैन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सब रूल 1, मतलब लेस दैन ₹1 करोड़, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमेटी और द बोर्ड इमीडिएटली बट नॉट लेटर दैन 2 डेज। 2 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट करना है ऑडिट कमेटी को या फिर बोर्ड को ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड एंड ही शैल रिपोर्ट द मैटर स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग। ये 3 चीज़ें वो रिपोर्ट करेगा। क्या क्या है? सबसे पहला नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, किस तरीके का है वो फ्रॉड और उसकी पूरी डिटेल, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कितना इन्वॉल्व है उसके अंदर और पार्टीज़ कौन कौन इन्वॉल्व है उसके अंदर। अब ये तो हो गया ऑडिटर का काम खत्म यहाँ पर। अब बोर्ड के पास या फिर जो ऑडिट कमेटी है वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट जब इशू करेंगे तो उसके अंदर भी वो लोग अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ही फ्रॉड की डिटेल्स देंगे जो कि ऑडिटर ने उनको बताई हैं। इसके अंदर भी वही सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 डील करता है। फर्दरमोर प्रिस्क्राइब्स दैट द कंपनीज हुज ऑडिटर्स हैव रिपोर्टेड फ्रॉड्स अंडर दिस सबसेक्शन 12 टू द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड बट नॉट रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया तब तो वो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर दिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं हुआ है तो ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स अबाउट सच फ्रॉड इन द बोर्ड रिपोर्ट इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये एज में बी प्रिस्क्राइब कहाँ पर है? रूल 13 के सब रूल 4 के अंदर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड ये चीज़ें पूरी प्रिस्क्राइब कर रखी हैं। दैट द ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू disclose in the board's report the following details of each of the fraud reported to the audit committee or the board under sub rule 3 during the year। क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट करेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन सी हैं और रेमेडियल एक्शंस क्या क्या टेकन किए गए हैं अगर हम लोगों ने रेमेडियल एक्शंस टेकन किए हैं तो। ठीक है, यहाँ पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। ये पूरा चार्ट से आप लोगों को पूरा समराइज दे रखा है इंस्टीट्यूट ने। अब ये जो सेक्शन नंबर 143 है, सेक्शन 143 कंपनीज एक्ट का है, ये अपन लोग कंपनी जो ऑडिट पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसका सबसेक्शन 13 इस फ्रॉड रिपोर्टिंग की बातें करता है। ये सेफगार्ड करता है द एक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर इफ़ इट इज़ डन इन गुड फेथ। इट स्टेट्स दैट no duty to which an auditor of a company may be subject to shall be regarded as having been contravened by reason of his reporting the matter above if it is done in good faith। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया तो ऑडिटर की ये ड्यूटी ब्रीच हो गई कि कॉन्फिडेंशियलिटी उसने ऑडिटर ने ब्रीच कर दी। फ्रॉड रिपोर्ट उसको करना है, ये लॉ के अंदर है, और अगर ये गुड फेथ के अंदर है तो ये ऑडिटर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं खड़ी करेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज प्रोविजंस शैल ऑल्सो अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब क्या होता है? बाय चेंजिंग दोज थिंग्स विच नीड टू बी चेंज, मतलब जहाँ जहाँ पर लॉ के अंदर हमारे को सेक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे इस वर्डिंग्स के अंदर चेंज करना है सिर्फ वही चेंज करेंगे और बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। किसके बारे में? टू अ कॉस्ट ऑडिटर और अ सेक्रेटरियल ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर अलग होता है जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट वाला ऑडिटर जो रहता है, सेक्रेटरियल ऑडिटर मतलब CS वाला ऑडिटर। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ अंडर सेक्शन 148 किसके लिए है? कॉस्ट ऑडिटर के लिए, और सेक्शन 204 किसके लिए है? सेक्रेटरियल ऑडिटर के लिए रेस्पेक्टिवली। जहाँ जहाँ पर भी ये चीज़ें चेंज होंगी, कॉस्ट मतलब किसके बारे में? फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में। ये पूरा का पूरा सेक्शन एज इट इज़ उनके लिए भी अप्लाई होता है। इफ़ एनी ऑडिटर वेदर कॉस्ट ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर या फिर कॉस्ट company secretarial auditor in practice do not comply with the provisions of subsection 12 of subsection 143
they shall be punishable with fine which shall not be less than ₹1 lakh but which may extend to 25 lakh rupees। अगर उन लोगों ने इसके हिसाब से रिपोर्टिंग नहीं करी तो उनके ऊपर 1 लाख रुपीज़ से लेकर 25 लाख रुपीज़ तक का फाइन लग सकता है, एज द केस में भी। अब रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड, द ऑडिटर शुड अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म टू evaluate या वेरीफाई दैट द फ्रॉड was indeed identified or detected in all aspects by the management or through the company's विजिल या फिर विजिल ब्लोअर मैकेनिज्म, सो दैट डिस्टिंक्शन कैन बी क्लियरली मेड विद रेस्पेक्ट टू फ्रॉड्स आइडेंटिफाइड या डिटेक्टेड ड्यू टू मैटर्स रेज्ड बाय द ऑडिटर विज अविज दोज आइडेंटिफाइड या डिटेक्टेड बाय द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, अब सिंस रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड अंडर सबसेक्शन 143 under section 143(12) is required even by the cost auditor and the secretarial auditor of the company, it is possible that a suspected offence involving fraud may have been reported by them। ऐसे भी हो सकता है कि जो फ्रॉड था वो पहले ही कॉस्ट ऑडिटर ने या फिर सेक्रेटरियल ऑडिटर ने रिपोर्ट कर दिया हो, even before the auditor became aware of the fraud। Here too, if a suspected offence of fraud has already been reported under section 143(12) by such other person and the auditor becomes aware of such suspected fraud involving offense involving fraud, he need not report the same since he has not per se identified the suspected offense of fraud। तो फिर उसको वापस से रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, मतलब ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अगर उन लोगों ने कॉस्ट ऑडिटर ने और सेक्रेटरियल ऑडिटर ने अपने टाइम पर रिपोर्ट कर दिया है उसको। However, in case of a fraud which involves or is expected to involve individually an amount of ₹1 crore or more, the auditor should review the steps taken by the management or TCWG with respect to the reported instance of suspected fraud। अगर एक ऐसा फ्रॉड है जो कि 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व करता है तो ऑडिटर रिव्यू करेगा स्टेप्स टेकन क्या किनके द्वारा, मैनेजमेंट या फिर TCWG के द्वारा। And if he is not satisfied with such steps, he should state the reasons for his dissatisfaction in writing and request the management at TCWG to perform additional procedures to enable the auditor to satisfy himself that the matter has been appropriately addressed। ठीक है, if the management या TCWG fail to undertake appropriate additional procedures within 45 days of his request, अगर मैनेजमेंट और TCWG जो ऑडिटर ने अप्रोप्रिएट एडिशनल प्रोसीजर्स लेने के लिए बोला गए थे वो प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करें 45 डेज़ के अंदर अंदर, तो द ऑडिटर वुड नीड टू evaluate if he should report the matter to the central government in accordance with rule 13 of the company's audit and auditors rule 2004। फिर वापस से वो सब रूल 1, 2, 3, 4 वाली बातें आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो वो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देगा अगर उसको अप्रोप्रिएट एडिशनल प्रोसीजर्स या फिर रेलेवेंट प्रोसीजर्स लगाए हुए नहीं दिखते हैं तो। ठीक है, अब ये रिपोर्टिंग अंडर कारो 2016 है, ये अपन लोग कारो के अंदर पूरी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग एक बार यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, पूरा समझ आ जाएगा आपको ये। अब इसके ऑडिट प्रोसीजर्स और रिपोर्टिंग अंडर कारो है, ये आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह बात आती है कि जो कारो का क्लॉज रहता है ये सिर्फ उन्हीं फ्रॉड्स को डिटेक्ट करता है जो कि रिपोर्टेड फ्रॉड्स हैं। हमारे को सिर्फ रिपोर्टेड फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग रहनी रहती है, लेकिन जो हमारा सेक्शन 143(12) है वहाँ पर तो अगर ऑडिटर को सस्पेक्टेड फ्रॉड भी लगता है तो भी रिपोर्टिंग होगी। मेन यहाँ पे सेक्शन 143(12) और कारो की रिपोर्टिंग में सिर्फ इतना सा अंतर है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का अपने पास आ रहा है, ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन ने इसको अपने पुराने चैप्टर्स में भी 2-3 चैप्टर्स में कवर कर रखा है, वापस से इसको अपन लोग यहाँ से भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड the auditor encounters exceptional circumstances that bring into the question the auditor's ability to continue or performing the engagement। तो ऑडिटर क्या क्या करेगा कि ऑडिटर को ऐसा लगता है कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उसको विड्रॉ करने की इच्छा हो रही है कि सर्कमस्टांसेस को देखकर ऑडिटर को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड है यहाँ पे या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो ऑडिटर अपनी एबिलिटी देख रहा है कि कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑडिटर क्या क्या करेगा, पहला पॉइंट, determine the professional and legal responsibilities applicable in the circumstances। अगर कंपनी ऑडिटर है तो क्या कंपनी लॉ के अंदर उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रोफेशनल लीगल कंप्लायंसेस दे रखे हैं वो उनको डिटरमाइन करेगा। इंक्लूडिंग वेदर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सनस हु हैव मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट। ये भी देखेगा कि कोई रिक्वायरमेंट थी क्या ऐसी उसके ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर कि अगर वो विड्रॉ करता है तो उसको रिपोर्ट करना है क्या TCWG को या फिर जिसने भी उसका अपॉइंटमेंट करा है उनको रिपोर्ट करना है क्या, और इन सम केसेस टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ फॉर एग्जांपल सेबी को रिपोर्ट करना है क्या उसको। सेकंड पॉइंट, कंसिडर करेगा वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर विड्रॉल इज पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन। क्या उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए क्या जहाँ पर एप्लीकेबल लॉ या रेगुलेशन के हिसाब से विड्रॉल पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट, इफ़ द ऑडिटर विड्रॉज, अगर ऑडिटर विड्रॉ करता है तो 2 चीज़ें वो देखेगा। पहला पॉइंट, डिस्कस विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या TCWG द ऑडिटर्स विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड द रीजंस फॉर द विड्रॉल। डिस्कस करेगा उन लोगों से कि वो क्यों विड्रॉ कर रहा है, पूरी डिटेल उनको देगा। सेकंड पॉइंट, एंड
डिटरमाइन वेदर देयर इज प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट, वही ऊपर वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है, टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन हु हैव मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट और इन सम केसेस टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, फॉर एग्जांपल सेबी, द ऑडिटर्स विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड द रीजंस फॉर द विड्रॉल। ठीक है, यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस अपन लोग एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट येट डन एंड प्रेस द बेल आइकन सो एज टू रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर न्यू वीडियोस। शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स टू। स्टडी हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। जय जिनेंद्र।